बजट की टैक्स की बारीकियों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीबीडीटी चेयरमैन मिस्टर नितिन गुप्ता सर और सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी सर। सबसे पहले नितिन गुप्ता सर आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। सर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना जी। ज़रा आप ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, आम लोग हैं, उनको समझाइए कि किस तरीके से ये पॉसिबल होगा, किन लोगों को नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना चाहिए, कहाँ तक जिन लोगों के होम लोन्स चल रहे हैं या कोई और बड़े एग्जम्पशंस हैं, क्या उनको न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए या नहीं। ये एक यदि आप बता दें तो एक बड़ी हेल्प आम जन को हो पाएगी। व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि नई टैक्स रिजीम बहुत ही बेनिफिशियल है, लाभदायक है, क्योंकि इसमें टैक्स का बचाव हर एक का होने वाला है। जैसा कि तरुण ने अभी सवाल किया कि होम लोन जिनके पास हैं, क्या उनको ये रिजीम बेनिफिशियल होगी। इसमें जिन व्यक्तियों के, क्योंकि अभी 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का एग्जम्पशन मिलता है मैक्सिमम, तो 2 लाख रुपए को लेने के उपरांत भी और जो एटीसी या और अन्य डिडक्शन के उपरांत भी जो टैक्स आएगा वो मेरे ख्याल से वो अधिक आएगा पुरानी रिजीम में। कारण इसका ये है कि जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है उसको हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नई रिजीम में भी दे दिया है। नंबर 2, जो टैक्स स्लैब्स हैं वो वाइडन कर दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ टैक्स स्लैब्स जो है वो रिड्यूस करके 5 कर दिए गए हैं। इसलिए जो एक मध्यम श्रेणी का जो भी कर्मी है, जो टैक्स पेयर है, उसको नई रिजीम में कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं, मध्यम से उच्च आय वर्ग के लोग हैं, उनको भी इस रिजीम में बेनिफिट होने वाला है। तो प्रथम बात तो यही है कि इसका बेनिफिट होगा। दूसरा, जो आपने सवाल किया 7 लाख रुपए तक जो भी टैक्स पेयर है जिसकी आमद 7 लाख रुपए है, या सैलरीड एम्प्लॉई है जिसको 50,000 का अगर उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है तो 7.5 लाख रुपए तक कोई कर की अदायगी नहीं आती है। क्योंकि जो पुरानी रिजीम में रिबेट था 5 लाख रुपए तक का, जो कि सरकार टैक्स कैलकुलेट होता था पर रिबेट दे देती थी और निल पेमेंट करना पड़ता था, वही स्थिति अब नई रिजीम में 7 लाख रुपए तक के लिए कर दी गई है। सर कितना बर्डन सरकार पे आएगा? 35,000 से 38,000 जो आप कह रहे हैं, लगभग 35,000 करोड़ का इसका टैक्स का जो है रेवेन्यू फोरगो होगा, परंतु इससे हर टैक्स पेयर को, जैसे मैंने कहा, फ़ायदा होगा। और जब वो अधिक उसके वो फ़ायदा होगा, टैक्स का पैसा उसके पास बच जाएगा, तो वही एक्सपेंडिचर में आएगा, काम में या इन्वेस्टमेंट में, जो कि उसको लिबर्टी हो गई, और उसको कम से कम ही उसको कंप्लाइंस बर्डन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट हर माध्यम से, हर दृष्टिकोण से उसको बेनिफिट होने वाला है। विवेक सर, आपने भी एक इंपोर्ट ड्यूटी कट करा, मतलब क्या रैशनल उसके पीछे हम मान सकते हैं जो आपने टीवी अप्लाइंसेस, मोबाइल में जो कस्टम ड्यूटी को कट किया गया है, और साथ ही साथ जो स्टील को आपने कंटिन्यू किया, एक बड़ा रिलीफ यहाँ पे, क्योंकि बड़ी डिमांड काफ़ी समय से थी जो आपने दिसंबर में पूरी की। तो सर क्या रैशनल इंपोर्ट ड्यूटी कट करने के? उसका रैशनल तरुण यही है कि जहाँ तक हो सके वैल्यू एडिशन हमारे देश में हो, और जिन चीज़ों के उत्पादन में हमारी क्षमता अच्छी है उन वस्तुओं को और प्रोत्साहन मिले। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन का जिक्र करा, आज माननीय वित्त मंत्री ने संसद में भी बताया कि कैसे मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन पिछले 8-9 साल में बहुत बढ़ा है, उसमें बहुत वृद्धि आई है। वो हमारी जो कस्टम ड्यूटी की नीति रही है उसके चलते आई है, और उसमें हमने ये देखा कि यदि हम रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट, सब असेंबलीज, इन पर ड्यूटी कम रखें और फिनिश्ड प्रोडक्ट पे थोड़ी ज़्यादा ड्यूटी रख के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को मार्जिन एडिक्वेट प्रोवाइड करें, तो इस तरह का चमत्कारिक वृद्धि उत्पादन में हो सकती है। और उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए हमने इस बजट में भी वैल्यू चेन को और डीपन करने की कोशिश करी है। तो कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स जैसे इलेक्ट्रिकल चिमनीज़ हुए, एलसीडी टेलीविजन्स हुए, उनके कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर हमने एग्जेम्पशंस दिए हैं। स्टील का आपने जिक्र करा, इलेक्ट्रिकल स्टील की बहुत भारी मांग है देश में, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स और कई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रिकल स्टील का प्रयोग होता है।
और उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए हमने जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पर ड्यूटी एग्जेम्पशन को बरकरार रखा 1 साल और के उसकी अवधि बढ़ाई है। फेरस स्क्रैप पर जो एग्जेम्पशन था उसको बढ़ाया है। तो इन सब के पीछे सोच यही है कि जो डोमेस्टिक उत्पादन है वो बढ़े और जहाँ तक उस उत्पादन से निर्यात को बढ़ावा मिल सके वो भी हो पाए। सर ये सवाल आप दोनों के लिए है क्योंकि जिम्मेदारी आप दोनों के ऊपर है। सर जो टैक्स कलेक्शन की जो बात करी है 10% के आसपास रिवाइज के बाद एस्टिमेट्स के बाद की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सर जिस हिसाब से आप दोनों की ही ग्रोथ मतलब आप दोनों के डिपार्टमेंट की जो ग्रोथ है वो सर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कल जीएसटी के नंबर आए, थर्ड टाइम सर वापस हम 1.56 लाख करोड़ के आसपास आ गए। 19% से सर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में। तो सर ये कंजर्वेटिव नहीं है या मतलब ये मतलब और ज़्यादा हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं सर? जहाँ तक डायरेक्ट टैक्स का सवाल है, अभी हम लगभग 18.5% नेट पे ग्रो कर रहे हैं और जो हमारा टारगेट रखा गया है लगभग 17.5% के आसपास है। तो वो हम अचीव करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे और हमें लगता है कि हम अचीव कर लेंगे। और जो अगले वर्ष का जो टारगेट दिया गया है लगभग वो 10.5% ग्रोथ है। परंतु अगर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 35,000 करोड़ का अगर मैं रेवेन्यू फॉरगोन को भी अकाउंट फॉर करता हूं तो वो हमारी ग्रोथ रेट लगभग 12.5% से कुछ अधिक आती है। तो लुकिंग टू दी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, जो इस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार का टैक्स पेयर को हमने ट्रस्ट डेवलप किया है, चाहे क्विक रिफंड दे करके, क्विक प्रोसेसिंग करके, जैसे समय सीमा ना बढ़ा के, तो इस प्रकार के और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इससे हमें लगता है कि बयंसी बनी रहेगी। हम रोबस्ट कलेक्शंस को सरकार को होगा और वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में खर्च हो पाएगा। जीएसटी में तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हमारा रेवेन्यू जो है वो काफ़ी बॉइंट रहेगा, जैसा कि इस साल भी हमने देखा और 10.5% की दर से उसका बढ़ना कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन कस्टम्स ड्यूटीज़ में शायद थोड़ी चुनौती हो सकती है। वो इस कारण क्योंकि हमने कुछ मेजर इंपोर्ट आइटम्स पर इन्फ्लेशन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूटीज़ पिछले वर्ष कम करी थी। जैसा कि आपको याद होगा एडिबल ऑयल्स पर सरकार ने काफ़ी शार्प कट किया था ड्यूटीज़ में और उसकी मियाद अब बढ़ा दी गई है 1 साल और। तो उसके कारण कस्टम्स ड्यूटी में थोड़ा प्रेशर रहेगा रेवेन्यू कलेक्शन में, बट जीएसटी में मेरा मानना है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू जी बिजनेस सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया सर। धन्यवाद। थैंक यू।